नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले शख्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए ठोकी दावेदारी। श्री राम ने जिस रास्ते से तय किया था वनवास का सफर 2024 तक वहां तैयार होगा हाईवे। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिलेंगे पक्के घर। पूर्वोत्तर रेलवे के 12 रेलवे स्टेशनों का होगा कायापलट। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। उत्तर प्रदेश में नौकरी तलाश करने वालों के लिए शानदार अवसर। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है और आप उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक शानदार अवसर है। बता दें कि जूनियर क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर ग्रेड 3 के 1889 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक की सैलरी आपको मिलेगी। आवेदन के लिए 25 रुपए शुल्क है। आवेदन की अधिकतम उम्र 18 वर्ष और न्यूनतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही 12वीं कक्षा पास होने के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास NIELIT CCC एग्जाम और UPSSC PET एग्जाम 2022 का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। बता दें कि जिन आवेदकों ने PET के एग्जाम में 0 अंक या नेगेटिव अंक प्राप्त किए हैं उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आज हम बात करेंगे लतीफ शाह बांध के बारे में। यह बांध उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया में बना हुआ है। भारत के सबसे पुराने बांधों में इस बांध की भी गिनती होती है। इस बांध के ऊंचाई से गिरता हुआ पानी आपको एक सुंदर झरने की भांति लगेगा। इस बांध के निकट ही लतीफ शाह का दरगाह भी मौजूद है। इस बांध का नाम लतीफ शाह के नाम से ही पड़ा था। इस बांध की खूबसूरती बरसात के मौसम में और भी बढ़ जाती है। इसकी खूबसूरती को देख कई पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे राजेंद्र सिंह के बारे में। इनका जन्म 6 अगस्त वर्ष 1959 में उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में हुआ था। यह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ताओं में से एक है। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि जल संरक्षण के क्षेत्र में हासिल की। इन्होंने एक गैर सरकारी संस्था भी बनाई जिसका नाम तरुण भारत संघ रखा गया। इन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। ये कई पुरस्कारों से भी नवाजे गए, जिनमें से एक था स्टॉकहोम जल पुरस्कार। यह पुरस्कार पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इनके नाम भाई साहब जल पुरस्कार की कहानी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। वर्ष 2008 में द गार्जियन ने उन्हें 50 लोगों की वैसी सूची में शामिल किया जो ग्रह को बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों व पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए बताया गया है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय चमक होने की बहुत संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा तथा पूर्वी प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर काफी चर्चा हो रही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे का काम भी लगातार चल रहा और कल दूसरे दिन भी इसका काम जारी रहा। वहीं हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बीते ही दिनों बताया कि सर्वेक्षण का काम सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था। हम चाहते हैं कि लोग सर्वेक्षण में सहयोग करें और इसे जल्द से जल्द पूरा कर ले। हमें पूर्ण सहयोग और भागीदारी दिखा रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आए हैं। हम चाहते हैं कि मामला जल्द सुलझ जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि हम ASI सर्वेक्षण से संतुष्ट हैं। कल तक हम भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन आज हम भाग ले रहे हैं और ASI टीम की सहायता कर रहे हैं। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की बड़ी मुश्किलें। अपने निजी मामले को लेकर चर्चा में बनी PCS अधिकारी ज्योति मौर्य को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल इन पर अब अवैध रूप से करोड़ों रुपए के लेन देन के आरोप की जांच तेजी से शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में उन्हें महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बयान देने के लिए बुलाया गया है। उनका यह बयान वीडियोग्राफी के बीच में दर्ज करवाने की बात सामने आई है। साथ ही उनके पति आलोक मौर्य को भी नोटिस भेजा गया है। बता दें कि 32 पन्नों की जो डायरी आलोक मौर्य ने शिकायत के दौरान दी थी, इसे लेकर जांच किया जा रहा। इस डायरी में 33 करोड़ रुपए से भी अधिक के लेन देन का ब्यौरा शामिल है। जांच के लिए गठित की गई कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपनी जाँच पूरी करनी है। बेकार पड़े बैंक खाते को रखना पड़ सकता है भारी। आज के समय में हर किसी के पास बैंक अकाउंट होता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से भी अधिक अकाउंट होते हैं, खासकर उन लोगों के पास जो नौकरी पेशा करने वाले होते हैं। वे अक्सर नौकरी के दौरान अपने नए सैलरी अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन नौकरी बदलने के दौरान वे उसे बंद करवाने पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में उस अकाउंट पर लंबे समय तक सैलरी नहीं जाती, तो ऐसी स्थिति में सैलरी अकाउंट एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल जाता है। फिर इस खाते में आपको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो इस स्थिति में जुर्माना लगना शुरू हो जाता है व आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। इसलिए
आप जब भी सैलरी अकाउंट खुलवाएं और नौकरी बदलने की स्थिति में यदि उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें जमा राशि को निकाल लें, फिर ऑटोमेटिक डेबिट को डिलिंक कराएं। उसके बाद अपने बैंक के ब्रांच में जाकर अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म फिल करके जमा कर दें। साथ ही इसे खाते पर आपको मिल चुके चेक, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि चीज़ों को बैंक में जमा कर अकाउंट को बंद कर दें। वरुण गांधी ने फार्मा सेक्टर को लेकर कही ये बात। सांसद वरुण गांधी का एक ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े निर्माता भारत की फार्मा जगत में वैश्विक साख आज कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से खतरे में है। आगे उन्होंने लिखा कि गुणवत्ता संबंधित उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए ड्रग रिकॉल पर एक राष्ट्रीय कानून आज समय की मांग है। अपनी बातों को लिखते हुए वरुण गांधी ने ट्विटर पर एक समाचार पत्र में प्रकाशित अपने लेख फार्मा सेक्टर निगरानी, निरीक्षण और नियमन के सख्त मानकों की दरकार को अपलोड कर साझा किया। बता दें कि इस लेख में उन्होंने कहा है कि यदि संघीय राज्य सहयोग इसकी अनुमति दे तो भारत के 36 क्षेत्रीय नियामकों को एक एकल नियामकीय व्यवस्था की शक्ल दी जा सकती है। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिलेंगे पक्के घर। जो अधिसूचित मलिन बस्तियां आगरा में सार्वजनिक भूमि पर बनी है, उनमें रहने वाले लोगों को अब पक्के घर देने की बात चल रही है। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के साथ ही नियोजित विकास के तहत शेष भूमि पर अन्य विकास की योजनाएं भी तैयार की जानी है। इसकी कवायद प्रशासन की तरफ से शुरू की जा चुकी है। यह काम स्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना के 2011 के तहत प्रदेश सरकार करेगी। यहाँ मलिन बस्तियों को हटाकर वहाँ के रहने वालों को पक्के घर देने की योजना पर काम होगा। बता दें कि निजी निवेशकों के सहयोग से इस योजना को बढ़ाने की तैयारी है। इसी कड़ी में बस्तियों को चिन्हित करके ही की कार्यवाही भी अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निर्देश पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा शुरू हो चुकी है। राम मंदिर भूमि पूजन की मनाई गई तीसरी वर्षगांठ। बीते ही दिनों राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के बन रहे दिव्य मंदिर के भूमि पूजन की तीसरी वर्षगांठ है। इस भूमि पूजन के तीसरी वर्षगांठ को बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान दरबार को फूलों से सजाए गए थे, साथ ही कई व्यंजन के भोग भी लगे। याद हो कि पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के फैसले के बाद 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद फिर से राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन कर मंदिर के आधार की शिला रखी गई थी, जिसे आज 3 साल हो चुके हैं। देश में शोध के लिए चुने गए 5 मेडिकल कॉलेजों में चुना गया अयोध्या का ये मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश में अब शोध का केंद्र रामनगरी अयोध्या अब चिकित्सा के क्षेत्र में सामने आ रही है। इमरजेंसी सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश में शोध के लिए 5 मेडिकल कॉलेज चुने हैं। देश के इन 5 मेडिकल कॉलेज में से एक उत्तर प्रदेश के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2.60 करोड़ रुपए 3 वर्ष तक होने वाले शोध में खर्च होंगे, जिसका काम भी शुरू किया जा चुका है। श्री राम ने जिस रास्ते से तय किया वनवास का सफर 2024 तक वहां तैयार होगा हाईवे। योगी सरकार अब राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अब अयोध्या के से चित्रकूट तक नेशनल हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल यह वही रास्ता है जिस रास्ते से श्री राम ने वनवास का सफर तय किया था। मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 तक यह हाईवे बनकर तैयार हो जाने की संभावना जताई गई। बता दें कि इस हाईवे का नाम राम वन गमन मार्ग होगा। इसे बनाने के काम को 5 पैकेजों में बांटा जा चुका है। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों ही राम वन गमन मार्ग को अपनी उच्च प्राथमिकता दे रही है। इस मार्ग पर चल रहे काम पर विकास कार्यों के फीडबैक के लिए बनाए गए पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से नजर रखने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार को इसके जरिए दिन प्रतिदिन इस मार्ग की प्रगति का ब्यौरा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले इस शख्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए ठोकी दावेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की रेस में उत्तर प्रदेश के सामने से अपना संबंध रखने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की। बता दें कि हर्षवर्धन के नाना स्वर्गीय हुकुम सिंह, जो कि एक पूर्व सांसद थे, वे शामली के रहने वाले हैं। बता दें कि हर्षवर्धन की अपनी दावेदारी 22 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी में पेश की थी। इसकी पुष्टि उन्होंने ट्विटर के जरिए संदेश जारी कर दिया। हर्षवर्धन सिंह के दादा डॉक्टर नौनिहाल सिंह भाजपा के राज्यसभा सांसद भी थे। डॉक्टर नौनिहाल सिंह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे। बता दें कि अमेरिका में यह चुनाव अगले साल 2024 में आयोजित होने वाले हैं। एशिया कप कैंप में संजू सैमसन के हिस्सा लेने को लेकर बीसीसीआई ने कही ये बात। वेस्ट इंडीज में इन दिनों भारतीय स्टार के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन T20 सीरीज खेलने के बाद आयरलैंड होने जाने वाले हैं। इसलिए अभी आशंका जताई जा रही है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होने वाले एशिया कप में संजू सैमसन हिस्सा ना ले पाए। बता दें कि 24 अगस्त से यह शिविर शुरू होना है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारतीय टीम श्रीलंका रवाना होने से पहले बेंगलोर में एशिया कप की
तैयारी कर सकती है। यदि किसी परिस्थिति में एशिया कप के लिए संजू सैमसन चुन भी लिए जाते हैं तो वे टीम में आखिरी 2 दिनों में ही शामिल होंगे। वहीं इनसाइड स्पोर्ट्स को बीसीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कैंप एशिया कप में खेलने वाले टीम के लिए अगर उन्हें टीम में चुना गया तो उन्हें कैंप के आखिरी 2 दिनों में रिपोर्ट करना होगा। विश्व कप के हिसाब से टीम ने इकाना के स्टेडियम की गुणवत्ता की जांच। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विश्व कप 2023 के 5 मैच खेले जाने वाले हैं। मैच को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही है, साथ ही पिच को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, इसकी जांच के लिए आईसीसी और बीसीसीआई 18 लोगों का दल पहुंचा। इस दौरान उन्होंने नो पिच व फायर सेफ्टी की व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही गुणवत्ता जांच के लिए चाबी, गराई व हाथ रखा। इस दौरान पिच पर हल्की घास भी देखी गई। इसके बाद विश्व कप के हिसाब से टीम ने पिच को ठीक बताया। वहीं स्टेडियम के प्रबंधन उदय सिंह द्वारा कहा गया है कि काम तेजी से चल रहा है। 20 अगस्त तक स्टेडियम से लेकर ग्राउंड तक व्यवस्था को पूरा कर लिया जाएगा। 398 अभ्यर्थियों को बीएचयू प्रवेश परीक्षा की पहली सूची में मिली जगह। अभी हाल में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की पहली सूची जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 5 तरह के दिव्यांगों के लिए कुल 398 अभ्यर्थियों को भी दाखिला दिया जाएगा। बीएचयू में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्र एडमिशन की तैयारियों में लग चुके हैं। बीते ही दिनों विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जहां यह कहा गया कि शाम 6 बजे तक उन्हें फीस जमा करनी होगी। बता दें कि 7 फैकल्टी के अभ्यर्थी फीस जमा करेंगे, जिनमें सोशल साइंस, कला, कॉमर्स, कृषि, विधि, विज्ञान और संस्कृति विद्या, धर्म संकाय शामिल है। पूर्वोत्तर रेलवे के 12 रेलवे स्टेशन का होगा कायापलट। 433 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वोत्तर भारत के 12 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने वाली है। बता दें कि इन रेलवे स्टेशनों का कायापलट भारत सरकार के विजय नया भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इन रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के 12 रेलवे स्टेशन भी शामिल रहेंगे। हवाई अड्डे के टर्मिनल जैसे कानपुर सेंट्रल स्टेशन का होगा निर्माण। हवाई अड्डे के टर्मिनल के जैसे ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन का आने वाले दिनों में निर्माण किया जाएगा। यह रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस रखा जाएगा। साथ ही प्लेटफॉर्म की संख्या 10 की जगह अब 13 हो जाएंगी। साथ ही प्लेटफॉर्म में अंदर जाने और बाहर जाने दोनों के ही रास्ते अलग अलग होंगे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्वचालित सीढ़ियों के साथ ही लिफ्ट भी मौजूद रहेंगे। इस आधुनिक प्लेटफॉर्म की डिजाइन रेलवे द्वारा जारी कर दी गई है। बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत देश भर में चयनित स्टेशनों में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया। इन सभी रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से शिलान्यास पीएम मोदी आज करने वाले हैं। आगरा के इस 72 वर्षीय बुजुर्ग ने उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने की ठानी। आगरा में रहने वाले एक 72 वर्षीय बुजुर्ग है जिन्हें उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की ठानी है। इसी कड़ी में वे अपनी डिग्री लेने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लेकिन किसी कारण से 20 दिनों तक चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें उनकी डिग्री नहीं मिली। इतने दिनों में विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दिया गया है। इनका नाम मनमोहन सिंह है और इन्होंने आगरा के कॉलेज से वर्ष 1977 में बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे मनमोहन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए डिग्री की आवश्यकता भी है। मनमोहन सिंह जी का कहना है कि यह विश्वविद्यालय अब धर्मशाला बन चुका है। मैं उपराष्ट्रपति बनकर विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारूंगा। अलीगढ़ के लाल रिंकू सिंह को लेकर हरभजन सिंह ने कही ये बात। अभी बीते ही दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर अलीगढ़ पहुंचे, जहां वे अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट स्थित AM दर्जित संस्थान का उद्घाटन करने आए थे। बता दें कि हरभजन सिंह राज्यसभा में सांसद भी हैं। जैसे ही वे अलीगढ़ पहुंचे, उनके चाहने वाले उन्हें घेर सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान हरभजन सिंह भी अपने फैन से मिले और सेल्फी खिंचवाई। बता दें कि इस दौरान उन्होंने आयरलैंड दौरे पर इंडिया टीम में बुमराह के कप्तानी को लेकर उन्हें बधाई दी और अलीगढ़ के लाल रिंकू सिंह के चुने जाने पर हर्ष भी जताया। उन्होंने कहा है कि रिंकू सिंह का जलवा आयरलैंड में देखने को मिलेगा। रिंकू सिंह को आज बहुत लोग प्रेरणा के रूप में देखते हैं। मालूम हो कि आयरलैंड में 3 मैच की सीरीज भारतीय टीम खेलेगी। आज के टेक ज्ञान में जानेंगे, इंस्टाग्राम बेकार मैसेज से छुटकारा पाने के लिए ला रहा है यह धमाकेदार फीचर। आज के समय में अधिकतर लोग सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वैसे कई लोग भी आपको मैसेज भेज सकते हैं जो आपके इंस्टाग्राम में ऐड नहीं है। कई बार तो लगातार अनजान इंसान के आ रहे मैसेज से परेशान भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इंस्टाग्राम एक नया फीचर लेकर आया है, जिसके जरिए आप वैसे लोगों को मैसेज पर लिमिट लगा सकते हैं जो आपके इंस्टाग्राम में ऐड नहीं है। इस फीचर के जरिए जो इंसान आपके इंस्टाग्राम में ऐड नहीं है, वे दिन भर में केवल एक ही मैसेज रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। इसके अलावा वे मैसेज में कोई भी वीडियो या फोटो भी नहीं भेज सकते। यह मैसेज केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होगा। हालांकि कंपनी अभी इस फीचर पर काम कर रही है, लेकिन जल्द ही यह फीचर इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए लेकर आने वाली है। कंपनी का कहना है कि वे अपने यूजर्स को दुर्व्यवहार और अनुचित कॉन्टेक्ट से
बचाने के लिए यह फीचर ला रही है। यूपी के शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने की विशेष पहल। योगी सरकार ने यूपी के सरकारी विद्यालयों के वो शिक्षक जो विद्यार्थियों को कंप्यूटर के व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से रोचक ढंग से शिक्षित करें, उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। बता दें कि आईसीटी प्रतियोगिता का आयोजन ऐसे शिक्षकों के बीच राज्य स्तर पर किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार 7 से 11 अगस्त के बीच परिषद सभागार में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस संबंध में दिशा निर्देश भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किए जा चुके हैं। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान ने घोषणा की कि वे एक दूसरे को भविष्य के परमाणु मिसाइल ट्रेल्स की प्रारंभिक सूचना देने के लिए सहमत हुए हैं। आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिरोशिमा दिवस मनाए जाते हैं। आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति दिवस भी मनाए जाते हैं। आज के दिन ही वर्ष 1922 में ओम प्रकाश मल्होत्रा का जन्म हुआ था, जो कि एक भारतीय सैनिक थे। आज के दिन ही वर्ष 1991 में हंसिका मोटवानी का जन्म हुआ था, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुछ बदलाव किए गए। इसके तहत अब इस योजना में भाग लेने वाले पात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दरअसल पहले इसके लिए ऑफलाइन आवेदन किए जाते थे, लेकिन शासन द्वारा इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत आवेदन अब ऑनलाइन किए जाएंगे। ऐसा होने से अब बिचौलिए मनमानी नहीं कर पाएंगे। साथ भाग लेने वाले पात्रों को भी सहूलियत मिलेगी। मालूम हो कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बेटियों के शादी के लिए 51,000 रुपये अनुदान दिए जाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।